लोग बात कर रहे थे सरकार की योजनाओं से आप कितना संतुष्ट हैं। श्रेया जी, लगातार आप मतलब जा रहे हैं कि सरकार से बात करने के लिए जो, और लगातार आप अलग अलग जगहों पे जाके एलजीबीटी समुदाय के लिए एडवोकेसी कर रही हैं। तो जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपको नहीं लगता कि सरकार को करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए। एडवोकेसी। ऑब्वियसली करना चाहिए। जजमेंट में जो है 2014 के जजमेंट में और ट्रांस एक्ट के जजमेंट में एक कंप्लेनिंग अथॉरिटी का नोडल ऑफिसर बनाना जाना था कि जिसमें ट्रांसजेंडर अपने मुद्दा का कंप्लेन कर सकते हैं। उसका गठन अभी तक के नहीं हुआ है। हम जाते हैं पुलिस अधिकारी के पास, पूछते हैं कौन है हमारा नोडिकल नोडल अधिकारी, ट्रांस नोडल अधिकारी। नहीं पता। सीधा बोला जाता है हमको नहीं पता, इस बारे में कोई जानकारी नहीं। इतनी अ, बड़ी अधिकारी, आईपीएस लेवल का अधिकारी को ये मालूम नहीं है कि जिले में नोडल नोडल अधिकारी कौन है, ट्रांस लोगों का ट्रांस कंप्लेनिंग अथॉरिटी कौन है। तो मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। लेकिन सरकार तो शुरू से ही कह रही है कि छत्तीसगढ़ जो है सबसे पहला राज्य है जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में। लेकिन वो ये भी कह रही हैं कि हमने पुलिस भर्ती में ट्रांसजेंडर को रखा, हमने बोर्ड का गठन किया, हमने ट्रांसजेंडर को पढ़ने का अधिकार दिया है, हमने ट्रांसजेंडर को कहीं पर भी जाके काम करने का अधिकार दिया। तो आप कितना संतुष्ट हैं ये सब चीजों से? ट्रांस ट्रांस वेलफेयर बोर्ड का एक वेबसाइट बना है। अब मैंने कहा अच्छा, वेबसाइट भी है ट्रांस वेलफेयर बोर्ड का, चलो इसको खोल के देखते हैं, मैंने कहा। तो जब मैं खोलने जा रही हूँ, वो वेबसाइट खुल ही नहीं रही है। ने एक बार कोशिश करी, दो बार कोशिश करी, तीन बार कोशिश करी, चार बार कोशिश करी, वो कंटिन्यूअसली ऐसे सर्कल पे सर्कल, ऐसे सर्कल सर्कल पे सर्कल, वो खुल ही नहीं रहा है। व्हाट दिस मीन्स? इट इज जस्ट ओनली ऑन पेपर्स, इट इज जस्ट ओनली लाइक अ ड्रामा, नथिंग एल्स। इतना बड़ा वेबसाइट बना है ट्रांस वेलफेयर बोर्ड, वो वेबसाइट ही नहीं खुल रहा है। और सरकार ये बोल रही है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। कितने आप लोगों को देखे हैं आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में? कितने ट्रांसजेंडर्स को आपने देखा है? चलिए जिला वाइज मुझे बताइए। रायपुर का छोड़ दीजिए, रायपुर की मैं बात नहीं करूंगी, रायपुर की हट के मैं बात करूंगी। दुर्ग में कितने प्रशासनिक लेवल पे ट्रांसजेंडर्स हैं? बिलासपुर में कितने प्रशासनिक लेवल पे ट्रांसजेंडर्स हैं? भिलाई में कितने प्रशासनिक लेवल पे ट्रांसजेंडर्स हैं? राजनांदगांव में कितने प्रशासनिक लेवल पे ट्रांसजेंडर्स हैं? या रायपुर को छोड़ करके बाकी अदर डिपार्टमेंट, अदर जिला में कितने डिपार्टमेंट में कितने ट्रांसजेंडर्स हैं? किसी ट्रांसजेंडर्स को आपने प्रशासनिक लेवल पे देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। प्रिया जी, ये जब विधानसभा सत्र आता है तो विधानसभा सत्र में आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में देख सकते हैं कि हर साल 1 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ सरकार ट्रांसजेंडर के हित के लिए रखती है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर ये बजट आ रहा है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तो वो बजट जा कहाँ रहा है? ये प्रश्न तो तो वहां बैठे लोगों को पूछना चाहिए। आप मैं हाँ, कौन इसमें होते तो हैं इसमें जवाब आप देने एक वाले? सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाँ, जी जी। हमें जिनसे वहां जी तक आप। घुसने ही नहीं दिया आप जाता है। जाके ट्रांस वेलफेयर बोर्ड नहीं, में मैं कौन है कह रहा आपकी हूँ हमारे मुझे नॉलेज में नहीं है। लगता हमको वहां घुसने है ही नहीं दिया जाता है। ये एकदम सही बात है। मुझे लगता है जो श्रेया जी, विकास, जो सभी लोग बोल रहे हैं वो बात एकदम सही है कि जो बजट दिखाया तो जाता है कि इतने पैसे हमने एलोकेट किए हैं ट्रांस बोर्ड को या ट्रांसजेंडर या एलजीबीटी समुदाय के बेनिफिट के लिए, पर वो कहाँ जाता है उसके लिए मुझे लगता है कि ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। जैसे श्रेया जी बोल रही थी कि अगर वो वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे एक्चुअली ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए कि कितना बजट है, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, इसके बेनिफिशियरी कौन कौन थे, तो हम सब देख पाएंगे ना कि ये क्या है। दूसरा कि फिर हमारी तरफ से मुझे पता है कि पहले भी आप लोगों ने अलग अलग ट्रांस एक्टिविस्ट ने कोशिश की है आरटीआई लगा के पता करने की कि जो भी स्कीम्स हैं उनका निवारण कैसे हो रहा है, किसको जा रहे हैं, कहाँ तक नहीं जा रहे हैं।
मुझे लगता है उसी तरीके से एक मुहिम हम लोगों को चलानी पड़ेगी कि इस बजट को उजागर किया जाए कि ये बजट किसके ऊपर, कहाँ इसका एनुअल जो एक्सपेंडिचर है वो हम सबको दिखाया जाए। तो ये मुझे लगता है कि अगर नहीं हो रहा और अगर सरकार ये जानकारी नहीं दे रही तो हम लोगों को या तो आरटीआई के द्वारा या एक मुहिम चला के हमें इसका डिमांड करना चाहिए। मतलब जिस तरह से आप बोल रहे हैं कंचन जी की विधानसभा में हर बार ये अनाउंस करते हैं, तो वहीं पे ये उठना भी चाहिए कि ये बजट कहाँ जा रहा है। क्योंकि इस बजट को कहीं पे भी वो डाल सकते हैं और बोलेंगे कि हमने ये बजट स्पेंड कर लिया, पर वो सही में हमारे समुदाय के बेनिफिट के लिए आ रहा है या कि कुछ और हो जा रहा है, उसका हमें अंदाजा नहीं है। और जैसे कि समुदाय में श्रेया जी जो इतना काम कर रहे हैं, जो लोग हैं वो देख रहे हैं कि वो कहीं नहीं, वो अपने अनुभव में उसको देख नहीं पा रहे हैं कि वो स्कीम सही में लोगों तक पहुंच पा रही है। हम देखते हैं कि लगातार जो है ट्रांस समुदाय, हम एलजीबीटी समुदाय नहीं बोलेंगे, सिर्फ ट्रांस समुदाय पे बहुत ज्यादा एचआईवी होने की संभावनाएं होती है और बहुत ज्यादा लोग एचआईवी पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि मतलब जो ट्रांस व्यक्ति हैं वो बहुत ज्यादा एचआईवी से संक्रमित हो रहे हैं, या एलजीबीटी समुदाय में हम देखेंगे तो उस समुदाय में आने वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा एचआईवी से संक्रमित होते हैं, उसका कारण क्या है? मुझे लगता है जो आप एचआईवी की बात भी बोल रहे हैं उसमें सब जैसे विकास ने भी बोला कि कई बार जब बहुत सारे जब आपके पास और आयाम नहीं होते, आपके पास नौकरियां नहीं है, तो आपको कई बार ही अपने आप को जोखिम में डालकर ऐसे काम करने पड़ते हैं जो खुद के लिए बहुत जोखिम के हो जाते हैं। तो सेक्स वर्क जैसे उन्होंने कहा कि वो मजबूरी में बहुत सारे ट्रांस व्यक्तियों को करना पड़ता है। और दूसरा, बाहर जिस तरह की एलजीबीटी समुदाय को और खास करके ट्रांस समुदाय को लेके जिस तरह से बाहर में, क्योंकि कोई सोशल सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी नहीं है, ना ही सरकार या समाज भी उनको किसी तरह की सेफ्टी देता है सोशली, तो वो अपनी अपनी सेफ्टी को रख पाने के लिए उतने एम्पावर्ड नहीं रहते। मतलब वो अपने क्लाइंट से नहीं बोल सकते, जैसे विकास ने कहा कि उनको अनप्रोटेक्टेड सेक्स कई बार मजबूर किया जाता है या करना पड़ता है, क्योंकि वो डिमांड नहीं कर सकते कि वो प्रोटेक्टेड सेक्स करें। और इसलिए मुझे लगता है कि फिर वो और वल्नरेबल और जोखिम में हो जाते हैं। अगर एक सोशल सिक्योरिटी, अगर समाज की सिक्योरिटी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट अगर मिलती तो वो व्यक्ति और एम्पावर्ड होता, अपने लिए और आयाम सोच पाता और अपनी सेफ्टी को भी मजबूती से बोल पाते। श्रेया जी शायद आप एक बात बताओ मैडम, भले ही मेरी बातें विकास भाई को बुरी लगेगी, पर विकास भाई जनरली क्या है बताऊं, किन्नर लोग कुछ ऐसे ही हैं ना, सब नहीं पर 95% किन्नर लोग ऐसे हैं ना, जो जानबूझ करके अपने आप को न्योता देते हैं कि आइए वायरस मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। जानबूझ करके न्योता देते हैं, जानबूझ करके अनप्रोटेक्टेड सेक्स वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद को भी मजे चाहिए, खुद को भी अपना प्लेजर चाहिए। और एक धारणा बन गई है ट्रांसजेंडर्स लोगों की कि हम तो हम तो डूबेंगे तो सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये एक धारणा है कि हम अगर पॉजिटिव हुए हैं तो तुम्हें भी हम पॉजिटिव करेंगे। ये धारणा आ चुकी है ट्रांसजेंडर्स लोगों के मन में। तो ये जो बातें बोलते हैं ना कि मजबूरी में अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये मजबूरी कोई नहीं है। ये मजबूरी का सिर्फ और सिर्फ चोला पहन करके जो है अपना जेब भरना, इसी में लगे हुए हैं ट्रांसजेंडर्स। मैं 95% ट्रांसजेंडर्स ऐसे देखी हुई हूं जो मजबूरी का चोला ओढ़ के दूसरों को पॉजिटिव करने में लगे हुए हैं, और यही सच्चाई है। श्रेया जी, आप मतलब लोगों से क्या चाहते हैं, मतलब समाज से आप क्या चाहते हैं कि मतलब ट्रांसजेंडर या एलजीबीटी समुदाय के जो बच्चे हैं उनको वो कई बार ये होता है कि वो बहुत कम एज में वो अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं। और हम पूरी एलजीबीटी समुदाय की बात कर रहे हैं ना, खास करके ट्रांस की नहीं, पूरे एलजीबीटी समुदाय के बच्चों की बात कर रहे हैं।
तो एक तो उनका एजुकेशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक स्वीकार्यता नहीं होती है, एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो वो बच्चे बहुत जल्दी अपने माता पिता से और समाज से अलग होके अपने एक अलग ही दुनिया बसाने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद बहुत सारी परेशानी उनको आती है। एक तो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं रहता है, एजुकेशन नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं एक तो जैसे कि रोजगार नहीं है, तो अब जीवन चलाने के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा। तो वो एक पार्ट हो जा रहा है कि एक तो वो सेक्स वर्क के लिए चले जाते हैं, और एक चीज ऐसा होता है कि जो किन्नर समाज है उसमें ट्रांस व्यक्ति घुस जाते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं समाज से तो उपेक्षित हो रहे हैं ना। तो समाज को अवेयर करने के लिए क्या होना चाहिए, समाज को जागरूक करने के लिए? सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम, बस। किनके द्वारा? जनप्रतिनिधि लोगों के द्वारा। हम्म। तो आपको लगता है कि अगर एक जनप्रतिनिधि एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करेगा, तो लोग अपने बच्चों को, जो एलजीबीटी समुदाय के बच्चे हैं, उनको वो स्वीकार करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, आपको नहीं डेफिनेटली लगता करेंगे। कि सरकार को जिस तरीके से वो बाकी विज्ञापन या बाकी चीजों पे वो एड में मैं वही करोड़ों बोल रुपए रही खर्च हूँ, कर? जी। मैं वही बोल रही हूँ। जो जनप्रतिनिधि है सरकार के द्वारा, जो जनप्रतिनिधि है, आईपीएस आईपीएस आईएएस लेवल के जो अधिकारी हैं, एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, या ग्राम पंचायत लेवल के जो अधिकारी हैं, इनके द्वारा समस्त लोगों के मिलीजुली प्रतिनिधित्व से ये काम किया जा सकता है। क्यों अभी बीच में डिसेबल लोगों का ये कार्यक्रम नहीं हुआ था? जनप्रतिनिधित्व नहीं किए थे कलेक्टर महोदय और ये सारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी लोग? किए थे ना। लेकिन ये ट्रांस लोगों के मुद्दे में हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं हम नहीं करने जाएंगे। क्यों भाई? कभी कभी मैं भी यही कहना चाहूंगा, श्रेया जी, आपकी बात से सहमत हूँ मैं। और ये भी कहना चाहूंगा, कभी कभी जो ट्रांस व्यक्ति है और जो एलजीबीटी के समुदाय के व्यक्ति, जब तक वे अपनी क्या है संख्या नहीं दिखाएंगे, तब तक जब तक वो सरकार के ऊपर जोर नहीं दिखाएंगे, तब तक चीजें मुमकिन नहीं है। हमको कहीं ना कहीं जाके सरकार से बात करनी पड़ेगी इन चीजों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर। नहीं, देखिए ये संख्या के कारण ही क्या हो रहा है विकास भाई, पता है? ये संख्या बढ़ाने के चक्कर में पॉपुलेशन, जो विद्या राजपूत का कहना है कि संख्या संख्या संख्या, पॉपुलेशन पॉपुलेशन, वोटरों का वोटरिंग नंबर, वोटर नंबर। तो इसके कारण क्या हो रहा है पता है? जो ट्रांस समुदाय का आदमी नहीं भी है, वो भी ट्रांस समुदाय का बनने को कोशिश कर रहा है, और वही आदमी लोग क्राइसिस के मामले में आगे हैं। ऐसे ही आदमी लोग क्राइसिस को बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी लोगों को, जो एलजीबीटी समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आपके दिमाग में क्या क्या योजनाएं हैं, या किस तरीके से काम होना चाहिए ताकि वो लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके? सबसे पहला जो है बड़ा परिवर्तन होगा कि गवर्नमेंट जितने भी अटल आवास बनाए हैं, अटल आवास में मुख्य धारा के लोगों के बीच में दो दो तीन तीन ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उस एरिया में रखे। अलग अलग मतलब मुख्य धारा के लोगों के साथ में रखे। तो एक जगह में नहीं कि एक एक बिल्डिंग दे दिया, एक 24 क्वार्टर का दे दिया, और उसको बोला कि हाँ चाहो तुम लोगों का ये निवास है, इसी में तुम लोग जाओ निवास करो। एक जगह नहीं। जब तक के बांट के नहीं रखेंगे लोगों को, ट्रांस लोगों को, 4 लोगों को इस एरिया में, 4 लोगों को इस एरिया में, 4 लोगों को इस एरिया में, 4 लोगों, ऐसे जब तक के बंटवारा नहीं करेंगे, लोगों के बीच में बंटवारा नहीं करेंगे, तो लोग कैसे? यही सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि जिसमें लोग, जो मुख्य धारा के जो लोग हैं, वो जाने कि ट्रांस क्या होते हैं, ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। जी। विकास जी, आप बता दीजिए कि बेमेतरा में एलजीबीटी समुदाय की क्या स्थिति है वहां पे? बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, बट वहाँ पे एलजीबीटी समुदाय बहुत है। बट वही खुल के सामने नहीं आते, क्योंकि समाज में स्वीकार्यता नहीं है, समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता के एक अभाव में लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं।
और वो सामने नहीं आना चाह रहे हैं। तो देखिए कि जैसे देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य है, और यहाँ पे सरकार जितना दिखावा करती है वैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। अगर हम देखा जाए तो कोई इस मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहता। हम कुछ लोग हैं जो जुड़े हैं संस्थाओं के माध्यम से, सीबीओ के माध्यम से, जो आपस में ये बातें करते हैं या मुद्दों को रखते हैं। लेकिन जहाँ सरकार की बात आती है, सरकार इस मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहती। जब तक सरकार इस मुद्दे पे बात नहीं करेगी, हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम कितनी भी चीजें कर ले, कहीं ना कहीं ये असंभव है कि लोग खुल के सामने आए। जी, आपको क्या लगता है कि क्या योजनाएं बननी चाहिए जिससे कि एलजीबीटी समुदाय के लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके? योजनाएं जो सरकार कागजी में दिखाती है ना, वो एक्चुअल में होनी चाहिए। जो वो कहती है कि 2% रिजर्वेशन आवास में है, हमने उनको जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्राइवेट संस्थाओं में हम रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, उनका एबिलिटी क्या बोलते हैं उनको, कौशल योजना के अंतर्गत, कौशल विकास योजना के अंतर्गत उनको प्रशिक्षण दिलाएंगे। ये सारी जो योजनाएं चल रही है ना, इन योजनाओं के अंतर्गत उनको रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे कि अगर घर में या समाज में लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा नियम निकालने चाहिए कि अगर ऐसा तुम्हारा मतलब आस पड़ोस के लोग हैं या बच्चे हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा नियम कानून निकालना चाहिए, ताकि लोग उनके साथ भेदभाव ना कर सके। क्योंकि लोग भेदभाव के शिकार के कारण ही सामने नहीं आना चाहते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। कई बार ऐसा हमने देखा है कि कम्युनिटी के लोग होते हैं, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग समाज के उसमें आके मतलब लड़कियों से शादी कर लेते हैं। कई गए लोगों को मैंने देखा है कि लड़कियों से शादी कर लेते हैं, बाद में उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो ना लड़की के साथ रह पाते हैं, ना समाज को छोड़ पाते हैं, मेंटली रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं, और साथ ही साथ लड़की भी बहुत परेशान हो जाती है। तो ये तो एक हनन होता है ना, महिलाओं का अधिकारों का भी हनन होता है, और शायद एक एलजीबीटी के व्यक्तियों के समुदाय मतलब उनके भी अधिकारों का हनन होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो सरकार को कदम उठानी चाहिए। पर विकास, मेरा आपने एक चीज कहना है। जैसे एक पुलिस भर्ती में एक मापदंड होता है, तो आपको नहीं लगता कि एक मापदंड सेट करना चाहिए कि इतने से इतने अम, ऐसे लोगों को हम ट्रांस व्यक्ति बोलेंगे, बोल के ये मापदंड नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप ये मापदंड, सोचो कि ट्रांस हो करके भी किसी औरत के साथ में वो रह रहा है और बच्चे पैदा कर रहा है, मेरे लिए तो ये स्वीकार नहीं है भाई। जहां तक मुझे जानकारी है, तो जब एक जो ट्रांस मेल है वो अगर फीमेल बनता है, तो उसे भी महिला की कैटेगरी से ही दौड़ाना जाना है। और अगर कोई महिला है, अगर वो फीमेल मेल बनती है, ठीक है, ट्रांस मेल जिसे कहते हैं हम, तो उसे भी महिला की कैटेगरी में ही डाल के गवर्नमेंट ने कहा है कि आप उनका पुलिस विभाग में भर्ती लीजिए करके। जहां नहीं तक मुझे नहीं, जानकारी है इससे जी। जी, राजपत्र में अभी हम लोगों ने देखा, और हमने जो अधिकारियों से बात किया, आईजी साहब से भी बात किया, और कुछ एक्सपर्ट से भी हमने बात किया था, उनका भी यही कहना है कि जो ट्रांस मेल हैं उनको एक मेल की तरह दौड़ा रहे हैं। तो उनका भी यही सवाल था कि भाई उनका जो चेस्ट है वो एक मेल की तरह नहीं होगा, और वो फिजिकल तौर पे वो मेल की तरह नहीं दौड़ पाएंगे। तो जिस तरीके से बिहार सरकार ने एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एक अलग ही लाइन बना के रखा हुआ है, एक अलग ही रूल बना के रखा हुआ है, तो उस तरीके से छत्तीसगढ़ पे नहीं है। तो उसमें जो ट्रांस मेल हैं वो कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। ट्रांस वुमेन जो है वो एक महिला के तौर पे दौड़ के वो नौकरी पा रहे हैं, लेकिन ट्रांस मेल कहीं ना कहीं हट रहे हैं। तो आपको मेरा ये सवाल है कि आप लोगों को नहीं लगता है कि इस पे जिस तरीके से बिहार सरकार काम कर रही है, बिहार पुलिस काम करे, उस तरीके से छत्तीसगढ़ पे भी काम होनी चाहिए? नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो कि अगर अगर ये अगर सरकार ने नियम लाया है राजपत्र में, तो ये चीजें तो गलत है ना, कि अगर एक महिला है और अगर वो ट्रांस मेल बन रही है, तो वो पुरुष जैसा शरीर नहीं ले पाएगी, और ना ही वो उतना दौड़ पाएगी। तो इसे इस कैटेगरी से बाहर निकालना चाहिए, और उनके लिए थोड़ा सा अलग, आपने सही कहा, जैसे बिहार में अलग योजनाएं चल रही है एलजीबीटी के समुदाय के लिए, तो छत्तीसगढ़ में भी होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। जी। आश्रय, रिमझिम दीदी, आप कुछ पूछना चाहेंगी?
मुझे लगता है कि मैं दो चीजें सभी से खुद भी बोलना चाहूंगी और सभी चाहूंगी कि सभी लोग उसको बोले कि जो हमने शुरू में सुबह जब शुरू की थी बात और आपने श्रेया जी से पूछा था कि अमेरिका में ट्रम्प के आने के बाद जिस तरह से वहां पे जो एलजीबीटी मूवमेंट था उसने जो भी बढ़त पाई थी, जो भी आगे बढ़े थे, जो भी राइट्स एलजीबीटी समुदाय ने लड़के लिए थे, उन सबको पीछे किया जा रहा है। और तब आप ये पूछ रहे थे कि फिर इसका हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये हमें जरूर सोचना चाहिए कि अमेरिका में भी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर एक दक्षिणपंथी सरकार है, वहां पर एक राइट विंग सरकार है, एक व्यक्ति है जो बोलते हैं कि हम अम, बहुत ज्यादा रिलीजियस और राइट विंग जो रेसिस्ट है, मतलब जातिवाद और नस्लवाद को मानने वाले सरकार अ, अभी आई है। और अगर हमारे देश में भी इसी तरीके से कट्टर धार्मिक और कट्टर संस्कृति को देखने वाली सरकार या लोग, जब खास करके जैसे अगर हमारे देश में एक मनुवादी या एक कट्टर धार्मिक सरकार आएगी, तो यहाँ पे भी जो एलजीबीटी समुदाय ने जो भी बढ़त पाई है, जो भी हक पाए हैं, उनके ऊपर भी धक्का जरूर होगा। अभी हम देख रहे हैं, अगर आपको याद होगा, बनारस में जब प्राइड निकली थी तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने, प्राइड करने वालों को बहुत सारी धमकियां दी थी कि एक पावन शहर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्युएंसी है, गंगा वहां पे बहती है, और उसमें प्राइड जैसी चीज अगर आएगी तो ये हमारी संस्कृति को खराब करेगी। तो मुझे लगता है कि इसको भी हमें हमें उस तरीके से भी देखने की जरूरत है कि हमारी, जब हम अपनी भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, हम भारत में लोगों के हकों की बात करते हैं, तो एलजीबीटी कम्युनिटी को भी हक तभी मिलेंगे जब यहाँ पर हम लोग जातिवाद, मनुवाद, पितृसत्ता से निकलेंगे, और उसको तोड़ते हुए एलजीबीटी समुदाय को भी हक मिलेंगे। और हमारे संविधान के तहत जब हम रहेंगे, जहाँ संविधान जो बोलता है कि आप धर्म, जात और लिंग के आधार पर किसी के साथ अ, भेदभाव नहीं कर सकते, उसमें मुझे लगता है एलजीबीटी समुदाय भी अपनी जगह पाता है, जब लिंग भेद के बारे में बात की जाती है। तो हमारे देश में मुझे लगता है कि मैं आप दोनों से, श्रेया और विकास से भी पूछना चाहती हूँ कि ये इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार जो कंचन आपने भी जो बात बोली थी कि जैसे हम बनारस में भी, हम कुंभ में भी देख रहे हैं कि फिर एक तबके के लोग किसी और, मतलब समुदाय के अंदर भी जातिवाद भी दिखता है, वहां पर लिंग भेद भी दिखता है। तो उसको भी फिर समझने का तरीका यही है कि हम लोग अपने आप को जातिवादी या हिंदूवादी होते हुए एलजीबीटी समुदाय के अंदर रहेंगे तो हमें पूरे हक कभी नहीं मिल सकते। हमें जो पूरा ये जो ढांचा है, इसी को बदलने की कोशिश